हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस सिग्नू टिप्स की यूट्यूब फैमिली में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों से BHDLA 135 हिंदी भाषा विविध प्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, मैं अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पूर्व आप लोगों से कुछ और भी बातें करना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो मेरे इस इग्नोटिव्स यूट्यूब फैमिली के मेंबर हैं, बहुत सारे लोग, उसके दिलों में ये कन्फ्यूज़न है, उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, उसका नोट्स कैसे मुझे मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, इन सारे चीज़ों के नोट्स जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, इन सभी के नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। अगर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो नोट्स नहीं मिलता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, उसमें वो PDF ज़रूर दिया गया होगा। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकेंड, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो BE BAE 181 का हो या फिर BHDLA 135 का हो, दोनों ही सब्जेक्ट्स के PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ विजिट करें और वहाँ से उस PDF को डाउनलोड करें। ठीक है, तो मेरी जो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर ये काम कर लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं आज आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करने वाला हूँ BHDL 135 का। तो इसी श्रेणी में मेरा जो पहला प्रश्न है आप लोगों से वो ये है कि प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। ठीक है, मैं इसके बारे में डिस्कशन करने से पूर्व आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ, और वो है कि ये आप लोग देख रहे होंगे एक एरो चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मैं सदा की भांति आज भी मैं यही बात बोलूँगा कि ये जो एरो चिन्ह है वो उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन इम्पोर्टेंट एरो पॉइंट को इन अंडरलाइन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा करके इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः लिख सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास टाइम है पढ़ने का तो वो पूरे अच्छे से क्वेश्चंस को और आंसर्स को पढ़े ताकि एग्जाम और भी अच्छे से लिख सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सीधे सीधे बढ़ते हैं प्रत्यय। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, प्रत्यय शब्द से आप लोग पहले भी वाकिफ होंगे। ठीक है, यह बहुत बचपन से ही आप लोग इस शब्द से वाकिफ होंगे। प्रत्यय और उपसर्ग, यह जो है लगभग लगभग आप लोग 3 या 4 थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड से ही आप लोग इस प्रत्यय और उपसर्ग शब्द को जानते होंगे। ठीक है, तो मैं अभी इसी बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि यह प्रत्यय क्या है और इसका क्या प्रादुर्भाव है, इससे किस तरह का परिवर्तन होता है। ठीक है, देखिए ये जो प्रत्यय है ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द है, और वो दो शब्द हैं प्रति और अय। जहां पर प्रति का अर्थ होता है साथ में परंतु बाद में, ठीक है, जबकि अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसा शब्द जो साथ में चले लेकिन वो बाद में चले। ठीक है, साथ में भी चले लेकिन बाद में चले। ठीक है, तो मैं भी इसको और क्लेरिफाई करता हूँ, मैं थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यय का अर्थ वह शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। ठीक है, हम सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें ही हम प्रत्यय की संज्ञा देते हैं। ठीक है, मैं उदाहरणतः आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए गाड़ी, वाहन, जैसा कि देखिए गाड़ी एक स्वतंत्र शब्द है और इसी के अंत में वाहन नाम का एक शब्दांश लगा दिया गया है जिससे बन गया है गाड़ी वाहन। जैसा कि आप लोगों को पता है गाड़ी गाड़ी मतलब जिस पर हम लोग बैठकर उसकी सवारी करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही उसमें वाहन लगा दिया गया तो ये हो गया गाड़ी वाहन। मतलब कि हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, सवारी तो करते हैं, अब हमें सवारी जो करवाएगा उसे ही हम लोग गाड़ी वाहन की संज्ञा देंगे। यही हम लोग दूसरे उदाहरण को देख लेते हैं। देखिए ये है अपना। ठीक है, अपना मीन्स होता है जो खास आपका अपना हो, और अगर हम लोग उसी के अंतिम में पन शब्दांश लगा दे तो ये बन जाएगा अपनापन। मतलब ये अपना नहीं है लेकिन इसमें अपने का एहसास हो रहा है, तो इसे ही हम लोग कह सकते हैं क्या, प्रत्यय। जैसा कि देखिए ये पन और ये वान जो है एक प्रत्यय है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ अन्य प्रत्यय की बात कर लेते हैं जिनका उपयोग हमारे निजी जीवन में होता है। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा पेज को नीचे कर देता हूँ। तो हमारा जो पहला प्रत्यय है दोस्तों वो है त्व और ता।
मैं आप लोगों को त्व और ता प्रत्यय पर कुछ बातें बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रत्यय को देखेंगे। ठीक है, देखिए यह जो त्व और ता प्रत्यय है दोस्तों, यह जातिवाचक संज्ञा या विशेषण को भाववाचक में परिवर्तित करने का काम करता है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, अगर हम लोग किसी भी जातिवाचक संज्ञा या विशेषण में अगर उसके अंतिम में, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा या विशेषण के अंतिम में अगर हम लोग त्व या ता प्रत्यय लगा दें तो उससे जो है एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण स्वरूप मुझे दिखाना पड़ रहा है आप लोगों को। यहाँ देखिए कवि, देखिए यहाँ पर जो कवि लिखा गया, अगर हम लोग इसी में त्व प्रत्यय लगा दे तो यह कवि जो एक विशेषण है, यह कवित्व होकर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सुंदर, यह एक विशेषण है। ठीक है, और जैसे हम लोग इसमें ता प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है सुंदरता। तो इस तरह से त्व और ता प्रत्यय क्या करता है कि जातिवाचक संज्ञा या विशेषण को भाववाचक संज्ञा में बदलने का काम करता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ता प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग और त्व प्रत्यय लगने से पुल्लिंग शब्द बनता है। यहाँ देखिए कवि में जैसे हम लोग त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यह कवि जो है पुल्लिंग तो था ही, और कवित्व जो है यह भी पुल्लिंग में ही रह जाता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि ता प्रत्यय लगने से शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे सुंदर में अगर हम लोग ता लगा दे तो सुंदरता का निर्माण होगा और यह जो है स्त्रीलिंग स्वरूप में रहेगा। और वहीं त्व प्रत्यय लगने से पुल्लिंग शब्द का निर्माण होता है। जैसे कवि में अगर हम लोग त्व प्रत्यय लगा दे तो कवित्व शब्द का निर्माण होगा जो कि पुल्लिंग होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें त्व और ता दोनों ही प्रत्यय हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे महत्व और महत्ता, बंधुत्व और बंधुता। ये बंधुत्व में त्व प्रत्यय लगा है बंधु के अंत में, और जबकि बंधु के अंत में यहाँ ता प्रत्यय लगा है, लेकिन दोनों के अर्थ में कोई भी भेद नहीं आया। बंधुत्व और बंधुता दोनों का अर्थ बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप लोगों से आगे चर्चा कर लेता हूँ अगले प्रत्यय के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। यदि कोई शब्द पहले से ही भाववाचक संज्ञा है तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगता है। ठीक है, अगर हम लोग उसमें प्रत्यय लगा दें तो वह सर्वथा उचित नहीं होगा, वो गलत होगा। हमारा प्रत्यय लगाना व्यर्थ हो जाएगा और उस शब्द का अर्थ भी बेकार चला जाएगा। जैसे कि कुछ लोग अज्ञानवश क्या करते हैं, हिंदी में अज्ञान को अज्ञानता लिख बैठते हैं। ठीक है, जबकि अज्ञान स्वयं एक भाववाचक संज्ञा है और हमें इसके अंतर्गत अंदर ता प्रत्यय नहीं लगाना चाहिए, इसलिए ये अज्ञानता गलत है, क्योंकि अज्ञान जो है स्वयं भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में हमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं य प्रत्यय की। क्या है यह य प्रत्यय? ठीक है, देखिए दोस्तों, यह जो य प्रत्यय होता है इसको लगाने के लिए एक उचित प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही अगर हम लोग किसी भी शब्द में य प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, जैसे मैं मधुर में अभी लगाने जा रहा हूँ, तो मधुर शब्द में य प्रत्यय लगाने पर जैसे ही मैं इसमें य जोड़ता हूँ तो ये हो जाता है माधुर्य। अब कैसे माधुर्य होता है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही इसमें य प्रत्यय लगता है तो पहला वाला जो स्वर है यह बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगर पहला स्वर ओ या आ हो, ओ या आ, ठीक है, तो दूसरा जो इसमें जो ये दूसरा नहीं बल्कि परिवर्तित स्वरूप जो होगा ओ या आ का वो होगा आ। अब कैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मधुर में य लगा तो ये माधुर्य बना। तो देखिए जो पहला स्वर था जिसमें ओ छिपा हुआ है तो यह जो ओ है वो बदल के आ हो गया और ये बन गया माधुर्य। ठीक है, और उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि हर्षई और दुर्घई को परिवर्तित कर देते हैं और उसको लिख देते हैं ए। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग हर्षई या दुर्घई को परिवर्तित कर देते हैं और हर्षई या दुर्घई के स्थान पर हम लोग ए या ऐ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए दीन, इसमें दुर्घई है, पहला जो शब्द है वो में उसमें दुर्घई द दुर्घी कर लिखा हुआ जिसमें कि दुर्घई छिपा हुआ, और यही जब इसमें य प्रत्यय लगा है तो ये बन गया है दैन्य, और ये दुर्घई से परिणत होकर ऐ के रूप में आ गया है। ठीक है,
तो आप लोग समझ गए होंगे कि ओ या आ रहने पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है, ठीक है। जबकि दुर्घई या हर्षई रहने पर ए या ऐ हो जाता है, जबकि ए या ऐ रहने पर ऐ हो जाता है, ठीक है। जबकि हर्षय और दुर्घय रहने पर ओ स्वर हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए सुर, इसमें दुर्घय है, जबकि यही परिणत होकर यहाँ हो गया शौर्य। जब जब हमने सुर शब्द में य प्रत्यय लगाया तो ये जो पहला सु था उसमें से हर्षय हटके औ शब्द औ स्वर का प्रयोग हो गया और फिर ये बन गया शौर्य। तो मैं आशा करता हूँ कि इस य प्रत्यय को भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों से चर्चा कर लेता हूँ अपने अगले प्रत्यय के बारे में, और वो प्रत्यय है इक प्रत्यय। देखिए दोस्तों, यह जो इक प्रत्यय है, इस इक प्रत्यय का प्रयोग संज्ञावाचक शब्दों को विशेषण बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग समाज, यह एक संज्ञा है, ठीक है। जब हम लोग इसको विशेषण में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हम लोग इक प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, और इसी समाज में हम लोग इक लगा देते हैं तो ये बन जाता है सामाजिक। अब कैसे बनता है देख लीजिए दोस्तों, सामाजिक, सामाजिक, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं सामाजिक। मुझे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है, ठीक है। तो समाज में एक प्रत्यय लगा और ये बन गया सामाजिक, ठीक है। यहाँ देखिए एक प्रत्यय लगने से वही पूर्व रूप पूर्व में मैंने जो आप लोगों से चर्चा करी यो प्रत्यय के बारे में, तो उसी तरह इक प्रत्यय में भी होता है। जब किसी शब्द में इक प्रत्यय लगता है तो वहाँ ओ जो है वो ओ या आ जो है वहाँ पर आ बन जाता है, जबकि हर्षई एवं दुर्घई जो है वो ए या ऐ बन जाता है। हाँ, जबकि ए और ऐ जो है वह ऐ बन जाता है, जबकि हर्षई और दुर्घई जो है वह ओ या औ बन जाता है, ठीक है। अब आप लोग ये भी समझ गए होंगे, मैं कुछ उदाहरण से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, हर्षऊ यहाँ पर लगाया गया है उद्योग में। इस उद्योग शब्द में आप लोग जैसा कि देख रहे हैं पहला जो स्वर है वो है हर्षऊ, और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया हर्षऊ या दुर्घऊ रहने पर ओ या औ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे ही हमने उद्योग में इक प्रत्यय लगा दिया तो यही जो है उ अब पहला स्वर बदलकर औ हो गया, और फिर बाकी सभी चीजों को एक समान लिख दिया गया, औद्योगिक, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। वैसे ही सामाजिक है, वैसे ही दीन है, हर्षई का ऐ हो गया, दैनिक बन गया, धर्म से धार्मिक बन गया, नीति से नैतिक बन गया, ठीक है। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने अगले प्रत्यय की चर्चा कर लेते हैं, और वो प्रत्यय है करण प्रत्यय, ठीक है। यह एक साधारण सा प्रत्यय है दोस्तों, ठीक है। करने के अर्थ में यह प्रत्यय जो है संज्ञा एवं विशेषण दोनों के साथ लगता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इसमें जब हमें किसी शब्द में इसमें प्रत्यय लगाना है, मतलब करण प्रत्यय लगाना है, तो उससे पहले हमें बीच में दुर्घय इस शब्द को अलग से जोड़ना होता है, फिर हम लोग कोई प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए नगर जोड़ दुर्घय जोड़ करण, तभी ये बनेगा नगरीकरण, ठीक है। आप लोग यहाँ समझ गए होंगे नगरीकरण, ठीक है। अब वैसे ही मैं कुछ और उदाहरण आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, नगर में जब हमने एक्स्ट्रा अलग से दुर्घई ऐड किया जोड़ा, फिर हमने करण जोड़ा तो यही बना नगरीकरण। यही देखिए दोस्तों, सामान्य जब हमने इसमें दुर्घई जोड़ा तो फिर बाद में करण जोड़ा तो ये बन गया सामान्यीकरण। तो इस तरह से अब आप लोग करण प्रत्यय भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निबंध रचना के मूल तत्वों को समझाइए। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है, आप एक अच्छा निबंध किस प्रकार लिख सकते हैं, आपके निबंध में किन किन मूल तत्वों का होना अनिवार्य है, ये प्रश्न यही कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मैं इस प्रश्न को भी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, निबंध रचना की, निबंध लिखने की एक विशेष प्रक्रिया होती है, और उस विशेष प्रक्रिया में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना होता है, ठीक है। आप तभी किसी एक महत्वपूर्ण और अच्छे निबंध को लिख सकते हैं जब आप उसके बारे में अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो आपको श्रेष्ठ निबंध लिखने के लिए सबसे पहले आपके श्रेष्ठ निबंध में बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक होता है, ठीक है। और वो गुण है व्यक्तित्व का प्रकाशन, एक सूत्रता, प्रभावान्विति, कलात्मकता, संक्षिप्तता, ठीक है।
अब यही जो पांचों तत्व है, इन्हीं पांचों तत्वों के माध्यम से विचार, भाव या वस्तु का अंकन निबंध में किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस तरह के निबंध, ठीक है, जो कि व्यक्ति चेतना मतलब किसी व्यक्ति के दिमाग से निकला हुआ होता है, व्यक्ति चेतना द्वारा प्रस्तुत भाव या विचार, ठीक है, इस तरह से जो निकला हुआ निबंध होता है वो साधारण पाठक की पकड़ में नहीं आते हैं। ठीक है, किंतु निबंध की जो नीति है उसके हिसाब से व्यक्तित्व की छाप के लिए, ठीक है, निबंध में इस प्रकार की सामग्री जो कि लोगों की पकड़ में नहीं आती है उसको दोष नहीं माना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, व्यक्ति परक, जैसा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट में बताया, व्यक्तित्व का प्रकाशन। ठीक है, जो व्यक्ति परक निबंध होते हैं उसमें जितनी सजीवता होती है उतनी दूसरे प्रकार के निबंधों में नहीं होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर किसी व्यक्ति द्वारा जो निबंध लिखा जा रहा है उसके व्यक्तित्व को अगर प्रकाशित किया जाए, ठीक है, तो वो निबंध जितना अच्छा होगा वह दूसरा और सामान्य निबंध नहीं होगा। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की जो छाप है वह निबंध का आवश्यक गुण है। ठीक है, और इसी वजह से विषय परक निबंधों में भी जब वैयक्तिक अनुभूति और भावनाओं का सम्मिश्रण हो जाता है तो उसका रसास्वाद कई गुना बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जब हम लोग कोई विषय परक निबंध लिखते हैं जिसमें बस विषय वस्तु पर ही चर्चा होती है, जब हम लोग उसमें किसी व्यक्तिक अनुभूतियों और भावनाओं को सम्मिश्रित कर देते हैं तो फिर उसको लिखने में और उसको पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, विज्ञान और गणित के विषय में जब हम लोग निबंध लिखते हैं तो इस तरह का जो निबंध होता है यह जो है विषय परक निबंध होता है, और इसी वजह से यह जो है आह्लादकत्व गुण से रहित तो होता है। ठीक है, मतलब इसको पढ़ने में व्यक्ति को अच्छे या अच्छा एहसास नहीं होता। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि आप लोगों को कभी गणित या फिर विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता होती है, आप लोग पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते क्योंकि मन नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो निबंध लिखे गए हैं, उसमें जो वाक्य लिखे गए हैं वो उतने भी अच्छे नहीं होते हैं जो कि आपके दिल को छू जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ विषय वस्तु ही भरे होते हैं, उसमें किसी व्यक्तित्व का स्थान नहीं होता है, कुछ रोचक जानकारियां नहीं होती है, तो आप लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, इसी वजह से व्यक्तित्व की छाप, जैसा कि आप लोगों को पहले पॉइंट में दिखाया गया है, व्यक्तित्व की छाप जो है निबंध में रस की प्राण प्रतिष्ठा करने में सर्वाधिक सहायक है और यह निबंध का प्रधान तत्व भी है। इसीलिए दोस्तों, यदि किसी निबंध को बहुत अधिक मनमोहक बनाना है तो उसमें व्यक्तित्व की छाप को डालना ही होगा, तभी वह निबंध जो है बहुत अच्छा होगा और यह निबंध जो है लोगों के दिल को छुएगा, और यह जो व्यक्तित्व की छाप है यह निबंध का प्रधान तत्व भी बनेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो भी पाठक हैं, ठीक है, वो लोकोक्ति, रस, अर्थ, चमत्कार, ध्वनि, वाक्य, सौंदर्य, मुहावरे, गुण आदि के द्वारा अलंकृत लेखन को निबंध के रूप में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसी वजह से किसी भी निबंध को लिखते समय उसको रोचक बनाने के लिए इन तत्वों का समावेश जरूर होना चाहिए, ताकि जो भी श्रोता हैं, जो भी पाठक हैं इसके, उसको निबंध जो है पसंद आए। ठीक है, यही सारे जो है निबंध रचना के मूल तत्व हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को, और वो प्रश्न जो है आज की इस श्रेणी का अंतिम प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि समाज विज्ञान के विषय का बोधन करने के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर हम लोग समाज विज्ञान के विषय में निबंध लिखना चाहते हैं तो हमें उसमें किस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, यह जो समाज विज्ञान है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम जो है समाज की विभिन्न संरचनाओं और विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। अतः यह आवश्यक होगा कि इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते समय अथवा निबंध लिखते समय ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाए जो इस विषय के अनुकूल हो। मतलब यहाँ पर ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो कि लोगों के दिल को छुए और लोगों को समझ में भी आए। ठीक है, यदि हम लोग इसके निबंध को लिखते समय, मतलब समाज विज्ञान के निबंध को लिखते समय पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं तो वो पारिभाषिक शब्द ऐसे हों जिनको लोग स्पष्ट रूप से समझ सके और उसकी संकल्पना आसानी से कर सके। मतलब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पारिभाषिक शब्दों की जो संकल्पना है वो स्पष्ट करने योग्य हो। ठीक है, यह भी अपेक्षा की जानी चाहिए कि निबंध लिखते समय निबंध की भाषा जो है
वह व्याकरण के अनुरूप हो और व्याकरण की दृष्टि से सर्वथा उचित व शुद्ध हो। और हालांकि ये बात भी सही है कि समाज विज्ञान की जो भाषा है वो हिंदी साहित्य की भाषा से या किसी भी साहित्य की भाषा से कुछ ना कुछ तो अलग होगी ही होगी, क्योंकि साहित्य की जो भाषा होती है उसमें लेखक अपना दृष्टिकोण भी लिखता है, ठीक है। जबकि समाज विज्ञान की जो भाषा होती है उसमें लेखक का अपना दृष्टिकोण नहीं होता है, उसमें जितनी भी बातें लिखी जाती है वो सब समाज को ध्यान में रखकर ही लिखी जाती है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब अपने इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और अगले वीडियोज में कुछ अन्य क्वेश्चन के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ फिर से आप लोगों से मिलूंगा।